नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ मेरे सहयोगी रमेश भट्ट और हम दोनों मिलकर आपके सामने पेश करेंगे न्यूज नेशन का विस्तृत एग्जिट पोल जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं बिहार चुनावों के मद्देनजर। अब से महज 30 मिनट बाद हम सबसे पहले रुझान आपके सामने पेश करेंगे। आखिरकार किस तरफ सरकार बनती दिखाई दे रही है। 4 चरणों का मतदान हो चुका है और उसके पोस्ट पोल के रुझान तो हमारे पास पहले से हैं, लेकिन जो आज 5वां दौर का मतदान अभी बस कुछ ही मिनटों पहले खत्म हुआ है, उसके दोपहर तक के रुझान हमारे साथ हैं और उसे लेकर एक विस्तृत आंकड़ा हम तैयार कर रहे हैं और उसके साथ ही हाजिर होंगे अब से बस 30 मिनट के बाद। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें, बिहार विधानसभा में 5वें दौर के मतदान में 9 जिलों में 57 सीटों पर मत डाले गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे तक 56% मतदान प्रतिशत रहा है। अपने आप में अगर हम बिहार के आंकड़े को देखें तो लोकसभा चुनाव के मुकाबले यह आंकड़ा काफी बेहतर होता दिखाई दे रहा है, खास करके मतदान का, और यह प्रदर्शित करता है कि बिहार की जनता किस बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़कर वोट दे रही है। गौर करने वाली बात यह है कि अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और उसके साथ साथ उन तमाम क्षेत्रों में जहां नक्सल प्रभावित माना जाता रहा, वहां पर भी मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा रहा है और यह प्रदर्शित करता है कि बिहार की जनता किस बड़े पैमाने पर चुनाव को महत्वपूर्ण मान रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर जो निकल कर आ रही है कि इसे कांटे का मुकाबला बनाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी तक जो ओपिनियन पोल सामने आए थे, न्यूज नेशन ने आपके सामने 2 ओपिनियन पोल पेश किए। सबसे पहले ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरे ओपिनियन पोल में जो हमने 15 दिन बाद किया था, यानी कि मतदान शुरू होने से महज 6 दिन पहले, उस ओपिनियन पोल के हिसाब से महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आती दिखाई दे रही थी। ऐसे में वाकई में रमेश, कांटे का मुकाबला तस्वीर बदल रही है। बिल्कुल, ये कम से कम बीजेपी के लिए भी कहें ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था, लेकिन सर्वाइवल का इशू था नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए। तो ये जोड़ी जो है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की क्या कुछ कर पाती है। 5:30 बजे के आसपास न्यूज नेशन अपना जो सटीक एग्जिट पोल है वो आपके सामने लेकर आएगा। दरअसल जितने भी मुद्दे, जितने भी नॉन इश्यूज पे डिबेट हुई है बिहार पे, जनता ने उन मुद्दों को किस तरह से देखा, लेकिन सबसे अच्छी बात है जनता ने वोट की ताकत को समझा है। बड़े पैमाने पे मतदाता वोट करने के लिए निकले हैं और जाहिर तौर पे कुछ ही देर बाद यह मालूम चल जाएगा कि बिहार की जनता ने भविष्य किसके सिर पे सेहरा बांधने के लिए अपना वोट दिया है। लेकिन हमारे 2 सहयोगी, पटना से रजनीश सिन्हा और मधेपुरा से मधुरेंद्र, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मधुरेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। वोटिंग जरूर समाप्त हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर उत्साह किस तरह का था, क्या कुछ मतदाता के जेहन में था, और कुछ 5:30 बजे तो हम भी बता देंगे कि मतदाता क्या सोच के वोट कर रहा। आपको क्या लगा, क्या नब्ज टटोला आपने वहां की जनता का? जी हाँ रमेश, बिहार के चुनावी यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है और दिन भर जिस तरह से मतदाताओं का रुझान और खासतौर पर लंबी कतारें सुबह से देखी गई, उसमें अगर हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और न्यूज नेशन पर दिखाया भी, और यह स्पष्ट तौर पर उभरकर सामने आया कि विकास ही एक आखिरी मुद्दा था जिसको लेकर आम लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। विकास का एक ऐसा मॉडल जिसमें मोदी के जरिए दिखाया गया मॉडल पर कई बार नीतीश कुमार का मॉडल हावी दिखाई दिया, और ऐसे में जो स्पष्ट तौर पर जनादेश उभर कर आएगा वो विकास को लेकर ही दिए गए मतदान का जनादेश होगा, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, गरीबों के लिए आवास और यहां तक कि जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण का मुद्दा भी शामिल रहा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिस पर मतदान हुआ है। और हम आपको बता दें कि ये लंबे समय तक यानी 5 चरणों में चलने वाले बिहार के चुनावी यज्ञ का पूर्णाहुति है, जिसके बाद का अंतिम दृश्य जो है वो भी मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ अब ईवीएम के मशीन जो है उनको लोड करने का काम लगभग शुरू किया जा रहा है। इसके लिए गाड़ी लग चुकी है, प्रशासन तैयार है और इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चुनावी यज्ञ जो है वो अब संपन्न हो चुका है। तो ये दृश्य है बिहार के चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के समाप्त होने के ठीक बाद। आपके पास हम आते हैं मधुरेंद्र। इस बीच रजनीश, आपसे हम बात करें उससे पहले आइए अपने दर्शकों को हम ये दिखाना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने मतदान की प्रक्रिया खत्म होने से पहले ही ट्वीट पहले किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को 190 सीटें आएंगी और उसके साथ साथ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते समय भी ये कहा कि महागठबंधन को इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ 190 सीटें आएंगी। 243 सीटों की विधानसभा में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ साथ कांग्रेस को अगर 190 सीटें आ जाती हैं तो इसका एक ही मतलब होता है कि एनडीए का सूपड़ा साफ। जाहिर सी बात है, मतदान हो चुका है, हर नेता अपने दावे कर सकते हैं। 8 तारीख को इसके बारे में पूर्णतः बात हो सकेगी, लेकिन लालू जी के इस वक्तव्य को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे नतीजे ना आए तो उसके बाद जरा उनसे पूछा जाएगा कि भाई बड़बोलेपन की भी एक हद होती है। आइए जरा दिखाते हैं आपको।
पूरा बिहार जो रिपोर्ट है पूरा स्वीप कर गया 5वां फेज से। कहीं बीजेपी का तापरा 190 सीट से कम नहीं आएगा गठबंधन को। आज तक विभिन्न चैनलों का आएगा, लेकिन मेरा आकलन है कि लगभग 190 सीट आएगा हम लोगों को गठबंधन को। कहीं कुछ आता ही पता नहीं है भाजपा का। बिहारी लोग वोटर नहीं दिया भाजपा को। भाजपा को देश में रखना एक दिन भी देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। लालू यादव के अति उत्साह का अपना कारण हो सकता है। 8 तारीख को यह तस्वीर साफ हो जाएगी और अभी थोड़ी देर में न्यूज नेशन ये तस्वीर साफ कर देगा कि लालू प्रसाद यादव 190 सीटों का जो दम भर रहे हैं, दरअसल उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे जो सहयोगी लगातार न्यूज नेशन अपने सहयोगियों के द्वारा एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल करवाता है। हमारे सहयोगी तमाम जगहों पर जाकर, ग्राउंड में जाकर वो जो तमाम सवाल हम पूछते हैं वो है। हमारा वॉर रूम एक एक चीज पे नजर रखता है, एक एक घटना पे नजर रखता है। हमारे सहयोगी विशाल भी लगातार हमें अपडेट देते रहेंगे और हमारे वॉर रूम में हम हर वक्त एक अपडेट ले रहे हैं ताकि हम सबसे सटीक और एक्यूरेट सर्वे आपके सामने रख सके। लेकिन रुक करते रजनीश हमारे सहयोगी पटना से है। लालू प्रसाद यादव के उत्साह का कारण रजनीश? लालू प्रसाद यादव ने 243 सभाएं की हैं और इतनी सभाओं के बाद जो भीड़ वहां जुटती है, उस भीड़ को देखकर अमूमन नेता उत्साहित हो जाते हैं। जितनी भीड़ सभाओं में थी उतनी ही भीड़ इस बार बिहार के तमाम मतदान केंद्रों पर भी देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भीड़ पर हर कोई क्लेम कर रहा है। बीजेपी का अपना क्लेम है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का अपना क्लेम है। और सबसे खास बात यह कि जैसे उन्होंने कहा 190 सीट ऑन द कैमरा दोनों तरफ से 190 से 200 के सीट का जो दावा है वो दोनों पेश कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि ऑफ द कैमरा दोनों 150 के आसपास का आंकड़ा दे रहे हैं। तो दोनों को पता है कि ये कांटे की टक्कर है और जिस तरीके की भीड़ इस जी, तो कांटे का मुकाबला वाकई में यहां बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की इस टिप्पणी के बाद वाकई में ऐसा लगता है कि चर्चा करना ही पड़ेगा कि आखिरकार इसका मतलब क्या निकाला जाए। राजीव त्यागी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है और हमारे साथ गिरिजा शंकर जी भी जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में टीआर रामचंद्रन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबों का बहुत स्वागत है। राजीव जी, 190 सीटों का ये दावा, जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव जो दावा कर रहे हैं आप उसका समर्थन ही करेंगे, लेकिन बड़े व्यवहारिक तरीके से आप बताइए, क्या इस तरह के दावे करना अपने आप में बड़ा अजीब सा नहीं लगता? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है, बन रही है हमारी सरकार बिहार। अभी तक आपकी सरकार नहीं है, आप गठबंधन में आ रहे हैं, जब आप इसके पहले नहीं थे। चुनाव होने से पहले हम गठबंधन में आ गए और जिस वक्त नोटिफिकेशन हुई उससे पहले गठबंधन में आ गए। ये पुरानी सरकार को आप अपने खाते में मत डालिए। चलिए, नहीं डालते हैं उसको, इसलिए। लेकिन एक तरह से डाल भी इसलिए सकते हैं अजय जी कि यूपीए की सरकार जब 10 साल रही थी तो बिहार के विकास के लिए जो भी चीजें चाहिए थी, संसाधन चाहिए था, हमारी सरकार ने वो देने का। नीतीश कुमार स्पेशल पैकेज क्यों मांग रहे थे? मांगते थे स्पेशल पैकेज, लेकिन स्पेशल पैकेज देना मांगते थे लेकिन देने की जरूरत नहीं थी। खैर, स्पेशल पैकेज देना कोई बहुत अच्छी परिपाटी नहीं है। सिर्फ ये रही बात महागठबंधन कहां खड़ा रहेगा इस 190 सीटों में, लालू प्रसाद यादव के इस अति आत्मविश्वास का जो स्टेटमेंट है उसमें कांग्रेस महागठबंधन के सहयोगी का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? आप जरा अपना एनालिसिस बताइए। देखिए, मेरा मानना यह है, ये चुनाव जो हुआ है ये नॉर्थ इंडिया, पूरी नॉर्थ इंडिया में बिहार प्रयोगशाला बन गया है 2014 के चुनाव के बाद। और जिस तरह से मोदी जी ने भाषण दिए थे और अहंकार पूर्ण उनका रवैया और विकास हो नहीं पा रहा था, उसके विरोध में वोटिंग। कांग्रेस मोदी फोबिया से इतनी ग्रसित क्यों है? सवाल कुछ भी पूछा जाता है, घूम फिर कर आप लोग मोदी जी पे आ जाते हैं। सवाल आपकी परफॉर्मेंस पर है, आप क्या परफॉर्मेंस करने वाले ये बताइए। राहुल गांधी की रैलीज का कितना असर पड़ा? नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार हो गया, भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। हर बार मोदी सरकार आई थी ना पिछले 2014 राहुल गांधी का कितना मोदी की सरकार थी, बीजेपी की कोई सरकार नहीं थी। हमारा मानना यह है जो व्यक्तिवादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की उसके विरोध में लोग वोट करने जा रहे हैं। राजीव जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए शायद गोल मोल घुमा रहे हैं सारी चीजों को। सरकार बन रही है। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिहार के इस बार के मतदान को देखते हुए क्या ऐसा रोचक मतदान बिहार में पहले आपने देखा? बहुत लंबे अरसे से आप बिहार को देख रहे हैं। 40 साल से बिहार का चुनाव देख रहा हूं, अभी तक मैंने इतना रोचक, इतना थ्रिलिंग और इतना डीजेनरेटेड जो पब्लिक डिस्कोर्स था उसका धरातल इतना नीचे आ गया था कि आप ब्रह्म पिशाच से लेके क्या क्या नहीं कहा गया, काला कबूतर काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जो कांग्रेस की आपने बात कही, राजीव जी की मुश्किल यह है कि क्या ये कहे कि हमारे पास 6 एमएलए, चाहे 6 सीटें या 8 सीटें आएंगी।
जो कांग्रेस का प्लस पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि कांग्रेस किसी भी पार्टी से अगर जुड़ती है, रीजनल पार्टी से, तो सेकुलर क्रेडेंशियल्स बढ़ जाते हैं, सिर्फ इतना ही मिलता है, वरना वोट तो 8.6% है जी। तो उससे कोई आपके पास तो कैंडिडेट नहीं थे, नीतीश कुमार के कैंडिडेट को कांग्रेस का कैंडिडेट बना के चुनाव लड़ाया गया। चुनाव लड़ाया तो नीतीश कुमार नहीं, ये हाल आरजेडी का भी था। आप राजीव जी से अगर जवाब पूछ रहे हैं तो क्या जवाब देंगे, मोदी पे ही डालेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि जब लालू जी अभी कह रहे थे तो मैं तब से अपनी गणित लगा रहा था, ये तो 3/4 से भी ज्यादा हुआ। बिल्कुल 3/4 180 182 होता है जी। उन्होंने कहा 190 है। लगता है अरविंद केजरीवाल से बहुत प्रेरित है लालू जी। हाँ, मुझे लगता है कि वो दिल्ली का देख के उनको लग रहा है कि अब अपना भी वैसे ही होने जा रहा है। हकीकत यह है कि 3/4 आए चाहे ना आए, ये बात सही है कि महागठबंधन इनकी गलतियों से, ज्यादातर इनकी गलतियों से और नीतीश की इमेज से, दो ही फैक्टर है, इनकी गलतियां लगातार रही, जो हम आप बैठ के 40 साल से, रमेश भी देख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो जो ब्लंडर्स हुए हैं ये उसकी वजह से। यही सवाल जरा रमेश रजनीश से हम ले लेते हैं। रजनीश, लालू प्रसाद यादव से जब कई बार हमारी और आपकी भी मुलाकात हुई, ऐसा लगता था जैसे कि ये चुनाव लड़ना उनके लिए मजबूरी रही है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट तरीके से ये जानना चाहता हूं, वो जो अंदर खाने की बातचीत है, क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव अगर खुदा न खास्ता ये चुनाव हार गए तो उनके पास बिहार में कोई अस्तित्व बचेगा उनका? कोई उनके दरवाजे भी फटकता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। लालू प्रसाद यादव को ही पता है बिल्कुल, जिस तरीके से ऑफ द कैमरा हमारी आपकी उनसे बात होती रही और जो जैसा कह रहे थे, बिल्कुल तेजस्वी के लिए, तेज प्रताप के लिए, आगे भविष्य में मीसा भारती के लिए, उनका परिवार आगे कैसे चलेगा, कुनबा आगे कैसे बढ़ेगा, ये पूरी की पूरी बात जो है इस चुनाव के परिणाम पर निर्भर करेगा। लालू प्रसाद को ये पता है, लालू प्रसाद ने जितने कंप्रोमाइज किए इस चुनाव में, जो कुछ उन्होंने कंप्रोमाइज किया अपने दल के नेताओं के साथ, अपने खुद के अस्तित्व के साथ, अपनी पहचान के साथ, वो सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो अपने परिवार को इस राजनीति में, बिहार के एक्टिव राजनीति में ला सके, और उसकी ये तैयारी अगर चुनाव हार जाता है। क्षमा करें, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। पटना में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चुनाव की प्रक्रिया खत्म हुई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल एनडीए अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी क्या दावे कर रहा है, खास करके इस चुनाव के मद्देनजर। जनता को, 11 करोड़ जनता को, 6 करोड़ मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए धन्यवाद अर्पण करना चाहती है। यानी इस चुनाव इतना सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने का पूरा श्रेय बिहार की जनता को है। मित्रों, इसी संदर्भ में इस चुनाव के संचालन के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों को और उसके साथ लगे हुए सुरक्षा कर्मियों को और बाकी सभी कर्मचारियों को हम साधुवाद देना चाहेंगे। मित्रों, इस चुनाव में सकारात्मक तौर तरीके से और एक सकारात्मक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। इस कैंपेन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी और बिहार के हमारे नेतृत्व सुशील मोदी जी, मंगल पांडे जी और नंदकिशोर जी और बाकी सभी राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व, एनडीए के रामविलास जी और जीतन राम मांझी जी और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा जी और एनडीए के सभी नेतागण इस कैंपेन का अगुवाई किया है। तो पटना से बीजेपी एक प्रेस वार्ता करती हुई उसने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया, अपने नेताओं को धन्यवाद दिया।
हम यहां पर कुछ पलों के लिए रुकेंगे, लेकिन 5:30 बजे हमारा पहला सबसे सटीक एग्जिट पोल बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी ये तस्वीर सामने लेकर आएगा। हम यहां पर कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों के बाद हम आपके सामने पेश करेंगे न्यूज नेशन का सबसे विस्तृत एग्जिट पोल। जी हां, 5 फेज में बिहार के जो मतदान हुए हैं वो खत्म हो चुके हैं और हर चुनाव के चरण के बाद हमने पोस्ट पोल सर्वे किया है, जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों से हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की है 190 विधानसभा में। जहां सबसे विस्तृत और सबसे एग्जॉस्टिव जिसे आप कह सकते हैं वो ओपिनियन एग्जिट पोल हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और हम आपको यह बता दें कि आखिरी दौर का मतदान जो खत्म हुआ है उसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से ये आंकड़ा पेश किया गया है। तकरीबन 60% का मतदान आखिरी दौर के इस मतदान के समय हुआ है और ये अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी बढ़त है। और अब ये कहा जा सकता है कि 8 तारीख से पहले तमाम चीजें बक्से में बंद है, लेकिन हां उससे पहले हम आपको यह बताएंगे कि दरअसल बिहार किस करवट बैठ सकता है। बिल्कुल, हम आपके सामने ये अनुमान जरूर पेश करेंगे जिसके आधार पर आप चीजों को आगे बढ़ा सकें। एक बात मैं कहना चाहूंगा अजय, अब तक की जो सिफोलॉजी है वो इस बात पे विश्वास करती है कि साहब ज्यादा वोट परसेंटेज का मतलब जो प्रेजेंट सरकार है उसके खिलाफ कहीं रुझान तो नहीं जा रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट के बाद कम से कम उन्होंने इतना तो विश्वास जताया कि महागठबंधन पीछे नहीं है, वो लड़ाई पे है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इस चुनाव की ये रही कि शुरुआत में तो बात विकास की हुई, नीतीश कुमार भी विकास के लिए जाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी भी विकास के लिए जाने जाते हैं। ये पहला ऐसा चुनाव होगा, एनके सिंह साहब वगैरह बताएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बहस नॉन इश्यूज पे हुई। बिजली, सड़क, पानी, विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब कुछ पीछे छूट गया, केवल नॉन इश्यूज पे इस पे चर्चा हुई। गिरिजा शंकर जी, आप मुझे बताइए, आपको लगता है ये ऐसा चुनाव था, बिहार की जनता को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, वहां पर इंडस्ट्री चाहिए, निवेश चाहिए, इन पे किसी ने बात नहीं की। सबने बात की गौमांस पे, सबने बात की 3 इडियट्स पे, किसी ने बोला दरभंगा मॉड्यूल, किसी ने बोला ब्रह्म पिशाच, जिससे बिहार की जनता का कोई लेना देना नहीं। दरअसल देखिए, विकास की जो बात चुनाव में की जाती है वो एक मुहावरा बन गया है। विकास करना कोई चाहता नहीं। विकास की बात जब करते हैं तो आप कहते हैं कि हम स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे, लेकिन आपकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियां क्या होगी जिसके जरिए आप सब देंगे, उसका खुलासा कोई करता नहीं। तो इसीलिए उनको मालूम है, राजनेताओं को, कि विकास के मुद्दे पर वो बहुत समय तक टिक नहीं पाएंगे और इसीलिए वो खुद मुद्दे बदलते हैं और ऐसे मुद्दों पर जाते हैं वो जहां पर कुछ सेंटिमेंटल एक आउटबर्स्ट हो, लोगों को। अगर मैं आपसे बस ये समझना चाहूं, विकास के मुद्दे पर शायद नीतीश कुमार को घेर पाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं था। बिल्कुल सही। अगर आज बिहार की स्थिति देखें तो 10 साल पहले का बिहार और आज के बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, उसमें दिक्कत इसे देखेंगे आप कि बीजेपी का जो पूरा आक्रमण था वो नीतीश पर कम था, लालू पर अधिक था। और जिस जंगल राज की बात करते थे वो लालू को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार के शासनकाल में एक बड़ा हिस्सा बीजेपी उनके साथ था। और जो नीतीश कुमार की इमेज है बिहार में और बिहार के बाहर, वो एक विकास की इमेज है। वो विकास कितना हुआ है, नहीं हुआ, वो डिबेट का विषय है। इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल था नीतीश कुमार पर हमला करना, इसीलिए उनके हमले के शिकार लालू अधिक। उन्होंने इस रणनीति को अपनाया कि नीतीश कुमार पे ज्यादा आक्रामक ना होते हुए लालू प्रसाद यादव पे आक्रामक हो, उनके 15 साल के कार्यकाल को जंगल पार्ट 2 करार दो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक रणनीति अख्तियार करके आप केवल 3 सीटें आपके किससे आई, तो जानते थे कि नीतीश कुमार को भी कहीं अरविंद केजरीवाल ना बना दिया जाए, इसलिए वो इस चीज से बचते रहे। नतीजा क्या है, अब से कुछ ही पलों के बाद, कुछ पलों के लिए हम रुक रहे हैं। न्यूज नेशन का पहला एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या तस्वीर रखता है बिहार की, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। क्या कह रही है बिहार की जनता? बिहार की जनता ने दरअसल क्या मन बनाया है, इसे टटोलने की कोशिश की न्यूज नेशन ने। 190 विधानसभा सीटों में हमारे संवाददाताओं ने लोगों से बातचीत की, 11,000 लोगों से 190 विधानसभा सीटों में हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की है। यह दरअसल अगर आप कहें तो एक बहुत ही विस्तृत और वृहद एग्जिट पोल इसे आप कह सकते हैं, जिसके आधार पर हम कुछ अनुमान आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहले ही हम आपको बता दें कि हम मानते हैं कि हमसे गलती कर तकरीबन 3% हो सकती है, 3% मार्जिन ऑफ एरर हम इसे मानकर चल रहे हैं। और इसके आधार पर जो लोगों से बातचीत हुई है, जो लोगों से पूरा विस्तृत क्वेश्चनेयर जो हम लोगों ने तैयार किया, जिसके आधार पर लोगों ने बताया कि उन्होंने किन किन आधार पर, किस पैमाने पर किस पार्टी को और किस उम्मीदवार को वोट दिया है, इसके अब नतीजे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा और विस्तृत एग्जिट पोल अभी आपके सामने। सबसे पहली बात, बड़ी बात और मोटी बात जो है वो आपके सामने,
वोट प्रतिशत किस पार्टी और किस गठबंधन को कितना मिलता दिखाई दिया, आइए आपको दिखाएं। सबसे पहले यह आंकड़ा आपके सामने, महागठबंधन के खाते में हमारे 11,000 रेस्पोंडेंट्स का यह मानना है कि 45% वोट दरअसल महागठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 44% और अन्य के खाते में 11% मतदान होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इसका विस्तृत आंकड़ा दरअसल 8 तारीख को पूरा पता चल पाएगा। यह हम आपको बता रहे हैं, जो आप देख रहे हैं पोलिंग परसेंटेज, किस आधार पर, जिसके आधार पर दरअसल हम यह तय कर पाएंगे कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती दिखाई देंगी। 45% मतदान प्रतिशत एक तरह से महागठबंधन के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। अब अगर इसे आप सीटों में तब तो क्या होता है यह आंकड़ा, जी हां, बस थाम के रखें अपने सांसों को और ये हम आपके सामने इस आंकड़े को पेश कर रहे हैं। महागठबंधन के खाते में 120 से 124 सीटें जा सकती हैं। बहुत ही कड़ा मुकाबला है। एनडीए के खाते में 115 से 119 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। 1 से 20 से 124 सीट, यानी कि सरकार बनाने की स्थिति में महागठबंधन आ सकती है। लेकिन यहां पर हम आपको यह बता दें कि ये जो अभी आंकड़े हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये 5वें दौर के मतदान के 2 बजे तक के एग्जिट पोल के आधार पर है। अब से 1 घंटे बाद हम शाम के 5 बजे तक के एग्जिट पोल के आधार पर एक नया डेटा आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके आधार पर 120 से 124 सीटें मिल सकती हैं महागठबंधन को, 115 से 119 सीटें एनडीए को। और अजय, ये जो प्राइमरी डेटा अगर हम इसे माने, क्योंकि 7:30 बजे हम जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो बिल्कुल सामने रख देंगे, तो इस लिहाज से महागठबंधन जो 122 का जादुई आंकड़ा है उसको पार करते दिखाई दे रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के जो बयान है उससे बहुत नीचे ये है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि अगर वोट परसेंट के लिहाज से भी 1% वोट का अंतर आ रहा है और सीटों के लिहाज से भी 5 से 7 सीटों का अंतर आ रहा है। लिहाजा ये मुकाबला जो शुरुआती तौर पे जो हम ओपिनियन पोल से लगातार कह रहे थे कि ये नेक टू नेक का है, हालांकि हमें इंतजार करना होगा 8 तारीख का, लेकिन शुरुआती तौर पे 11,000 रेस्पोंडेंट, एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है। अगर वो ये बात मानने को तैयार है कि महागठबंधन तकरीबन सरकार बनाने के करीब पहुंच चुकी है, तो नीतीश कुमार जो बार बार ये कहते थे मेरे विकास करने के बावजूद मैं बिहार की जातिगत सच्चाई को समझता हूं, इसलिए मैंने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया है, वो कहीं ना कहीं सही होता दिखाई दे रहा है। सिंह साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, ये जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं, आपका बहुत साइंटिफिक है, हालांकि आपके लोगों ने डायरेक्ट किया है जी, लेकिन हम इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में बता दें कि ये इसको कहते हैं, अगर बाइपोलर कंटेस्ट है, कीनली कंटेस्टेड बाइपोलर अरेंजमेंट है, तो उसमें क्यूब लॉ अप्लाई करता है 2n² के फॉर्मूले से, और उसमें हर 1% का जो इजाफा होता है उससे 2% का, तो 8 सीटों का अंतर आ जाता है। एक्चुअली यहां मुझे लगता है कि शाम तक जब आपका फाइनल आएगा तो 46 और 44 रह जाएगा, जो कि 8 सीटों का अंतर दोनों के बीच में दिखाएगा। अगर ये 3% हो जाता है तो 18 सीटों का अंतर, आप कह रहे हैं क्लोज फाइट होगी, क्लोज फाइट होगा। लेकिन अगर ये 3% दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाए, जो बहुत ही आसान है जी, अगर आपका ये 2 बजे का है और 2 बजे के बाद वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है, मैं वॉच कर रहा हूं, तो 2 बजे के बाद जबरदस्त वोटिंग हुई है इस इलाके में। 2 बजे तक करीब 35% मतदान हुआ था और अभी 60% की बात कही जा रही है। और जबकि इसी इलाके में अगर आप देखेंगे तो 57% था, अब की बार 60%, तो 3% का इजाफा हुआ है। इससे मुझे लगता है कि दोनों के बीच में जो गैप होगा वो कहीं 46.5 और 43.5 का रह जाएगा जी। जो आपका जो अदर्स है, अदर्स 17% थे 2014 में। अगर आज का एनके सिंह साहब, आज का बाइपोलर नहीं हो सकता। आज पप्पू यादव भी थे, आज एमआईएम भी थी, और आज एनसीपी, अगर तारिक अनवर की बात करें, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी दांव पे लगी थी। तो आज का ज्यादातर एनालिस्ट ये मानते हैं इसको बाइपोलर ना कहते हुए कुछ ना कुछ मल्टीपोलर दिशा की ओर देखें। बाइपोलर इसलिए होता है ये कि मुसलमान को सबसे बड़ी सुरक्षा चाहिए, और वो उसको स्टेट गवर्नमेंट पे कौन गवर्नमेंट बना रहा है इस पे डिपेंड करता है। इसलिए अंततोगत्वा वो आके उसी को वोट देता है जो सरकार बनाने की स्थिति में होता है, अपना वोट बर्बाद नहीं करता। तो एक तो ये चीज है। कुल मिलाकर हमें ये लग रहा है कि आपका जो एनालिसिस है ये काफी हद तक सही है। सिर्फ मुझे लग रहा है कि लास्ट तक आते आते ये 46 में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। बिल्कुल गिरिजा जी, आपका क्या आकलन है? जी, ये जो अंतर अभी दोनों में दिख रहा है, 1% वोट का और 5-6 सीटों का, यदि यही मेंटेन रहता है और जैसा इनकी सिंह साहब कह रहे हैं कि वो यदि 1-2% और बढ़ जाता है जी, तो इस बात की संभावना तो पूरी है कि जो गठबंधन है वो सरकार बनाएगा। लेकिन यदि ये अंतर उल्टे तरह से कहीं परिवर्तन होता है, क्योंकि अभी जो सीटें हैं, जो वोट का परसेंटेज है,
उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि पूरी तौर पर एक निश्चित परिणाम हमारे सामने है कि कोई भी एक गठबंधन जो सरकार बना लेगी, क्योंकि बहुत नीरो मार्जिन है और वो यदि थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो फिर वो इसी तरह गठबंधन हो जाएगी। 3% एरर ऑफ मार्जिन कहाँ ही है, तो हम मान के चल रहे हैं कि कह सकते हैं कि महागठबंधन सरकार बना लेगी या एनडीए बना लेगी, लेकिन यदि ये अंतर थोड़ा बढ़ जाता है तो फिर जरूर गुंजाइश महागठबंधन के पक्ष में बिल्कुल। अली अनवर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेडीयू से। अली अनवर साहब, आपको बधाई दें कि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके आधार पर आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन मार्जिन बड़ा नैरो है और इसमें बड़ी दिक्कत हो सकती है। जरा सी दाएं बाएं और गाड़ी फिसल जाएगी आपकी। शुक्रिया। अभी एनके सिंह साहब देखिए इसके बहुत जानकार आदमी हैं, लेकिन हम लोग एक्टिविस्ट हैं और जो जमीन में हम लोगों ने काम किया है तो उसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हम लोगों को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलने जा रही है। और ये 2-3% के, अभी तो आप 1% दिखा रहे हैं, लेकिन अगर 2-3% भी अगर हमारा बढ़ जाता है तो सीटों का बहुत फर्क हो जाएगा और हमको मजे की सरकार हम चला पाएंगे। सर, इस मजे में एक छोटी सी बात मैं जानना चाहूंगा, हमको लगता है ये लालू प्रसाद यादव को ज्यादा सीटें आएंगी नीतीश कुमार को? देखिए अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात हमको लगता है कि हम लोग 3 डिजिट में रहेंगे और एनडीए 2 डिजिट में रहेगा। चलिए, जाहिर सी बात है इसमें अभी जाहिर सी बात है अगले 2-3 दिन तक तो बहुत दावों का दौर चलता रहेगा। प्रभात झा जी भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, हमारा जो एग्जिट पोल है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमने अभी दोपहर 2 बजे तक के 5वें चरण के मतदान को इसमें फैक्टर किया है। जाहिर सी बात है कि रिवाइज्ड फिगर शाम में 6:30 बजे के आसपास हम जारी करेंगे, लेकिन अभी जो आ रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है +-3% मार्जिन, 45% वोट परसेंटेज महागठबंधन के पास, 44% एनडीए के पास। उसके आधार पर 120 से 124 सीटें महागठबंधन के पास, 115 से 119 सीटें एनडीए के पास। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, एग्जिट पोल है और इसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। हम इसको बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेते हैं और इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि आपने एक अंदाज दिया है, लेकिन हमारी धरती की सच्चाई यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, लेकिन ये 3 इडियट्स तो कमाल करते दिखाई दे रहे हैं यहां पर। नहीं, देखिए, कमाल करके कोई दिखाए, भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर बहुत कमाल कर रही है और कमाल की मेहनत की है और हम अपने मेहनत के आधार पे कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रभात जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस बात पर तो 100% आपसे सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत जबरदस्त मेहनत की है। अगर हम रैलियों के आंकड़े को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद स्थानीय नेता इतनी रैली न कर पाए जितने खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अमित शाह ने तकरीबन 100 रैलियां या उससे ज्यादा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने 25 रैलियों को संबोधित किया। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आपसे, और ये हम बात कर रहे हैं जब चुनाव की घोषणा हो गई उसके बाद से, लेकिन अगर उसके पहले के आंकड़े जोड़ें तो दरअसल प्रधानमंत्री जी ने 29 रैलियों को संबोधित किया है। ऐसी सूरत में हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार दरअसल कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या यह दरअसल आपकी नाक की लड़ाई है या यूं कहें कि राज्यसभा में बहुमत की तरफ ले जाने के लिए यह आपके लिए बड़ा कदम है? देश में जब केंद्र में दूसरी सरकार हो तो राज्य में चुनाव हो तो हर चुनाव को हम नाक की तरह ही लड़ते हैं और हम यह मानकर चलते हैं कि अपनी मेहनत से जनता के बीच में पहुंचना, अपनी बात कहना और केंद्र और राज्य की सरकार एक होगी तो उसका लाभ बिहार को मिलेगा। यह बात कहने के लिए बात रही प्रधानमंत्री जी की सभाओं का, तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कहा, एक जगह उनकी सभा को रोका गया कि अगर ये रोकेंगे तो मैं पैदल चल दूंगा। इतने मेहनती जनता के बीच में जाकर अपनी सरकार, अपनी बात, विकास की बात करने का सामर्थ्य
ईश्वर ने दिया है तो क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल सही इसलिए कह रहे हमने हैं आप। नाक का सवाल बनाकर ही चुनाव लड़ा है। चलिए, अब आपके नाक का सवाल है, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली भी चुनाव आपके लिए नाक का सवाल था। प्रधानमंत्री कहते थे दिल्ली देश का मूड तय करती थी, आप तो उसके प्रभारी थे। हमारे साथ फैजल इमाम साहब भी आरएलएसपी के नेता जुड़ चुके हैं। राजीव त्यागी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटी टिप्पणी हम फैजल इमाम साहब से ले लेते हैं। ये आरएलएसपी कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगी? क्योंकि आप ये सोच लीजिए, आपके लिए अच्छे दिन नहीं आएंगे अगर बिहार में आपकी पार्टी ने कम से कम अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो। इमाम साहब जी, ऐसी बात नहीं है कि बिहार में अच्छे दिन नहीं आएंगे, अच्छे दिन ही आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। आपका जो सर्वे है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपने मेहनत की है और वोटों का परसेंटेज भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिख रहा है। 1% वोट अभी की जो स्थिति है उसमें आपके सर्वे में दिख रहा है। दूसरी जगह कहीं हो सकता है कि हमारे वोट का परसेंटेज ज्यादा दिखे। तो मैं इसको नहीं मानता हूं कि हमारे अच्छे दिन नहीं आ रहे। एनडीए की सरकार वहां बनेगी। हाँ, फाइट टफ है, हम भी इसको मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद एनडीए अच्छी मेजोरिटी से वहां सरकार बनाने जा रही है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिन 23 सीटों पर लड़ रही है हम उनमें बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। हम आपसे इस पर जरूर विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं दरअसल आपको बीच में रोक रहा हूं, हमें कुछ और आंकड़े अभी पेश करने हैं। इससे पहले कि हम आंकड़ों की तरफ चलें, राजीव जी, एक आखिरी आपकी टिप्पणी इस मुद्दे पर। आपको लग रहा है कि सरकार महागठबंधन की बन सकती है? देखिए, मैं पूर्णतः कॉन्फिडेंट हूं कि हम लोग बात सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके कारण है, देखिए पीछे अगर लोकसभा चुनाव में हम तीनों का वोट प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो उससे ज्यादा वोट प्रतिशत आप इसमें दिखाने का काम कर रहे हैं हम लोग का। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार ही नहीं, पूरे उत्तरी भारत में, उत्तर भारत में सन 67 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, कभी धर्म ने जाति को हराया, कभी जाति ने धर्म को हराने का काम किया। और बेसिकली इसके लिए जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग हैं। क्यों आप लोग कुछ नहीं करते हैं? मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। जो लोग बाग विकास की राजनीति की शुरुआत करते हैं और विकास, मैं आपका प्रश्न सुन पा रहा क्योंकि मैं इसको सेंटेंस कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जो प्रश्न पूछेंगे मैं जवाब दे के जाऊंगा। जो विकास की राजनीति की शुरुआत करते हैं कि विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, भाई बहनों, वो कहेंगे लोग होना चाहिए। उसके बाद वो पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, विकास करते करते पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं। हम मुद्दों पर आएंगे राजीव जी, मुद्दों पर हम आएंगे। जाहिर सी बात है, आपने कहा कि हाँ बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है। तो आइए, हमने ये सवाल अपने तमाम रिस्पोंडेंट्स यानी कि उन 11,000 लोगों से पूछा कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कोई उम्मीदवार पसंद है तो बताइए कौन है वो। और आइए अब आपके सामने पेश करते हैं कि बिहार की जनता क्या पसंद करना चाहती है। नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। 43% लोग बिहार में, जो तमाम रिस्पोंडेंट्स हमारे एग्जिट पोल के रहे, उनका मानना है कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को होना चाहिए, 43%। सुशील मोदी बहुत तेजी से अपने इस ग्राफ में आगे आते चले जा रहे हैं। हमारे पहले ओपिनियन पोल में सुशील मोदी 10% के आंकड़े पर थे, लेकिन अब 33% के आंकड़े पर हैं। और जाहिर सी बात है, यह बताती है कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की पकड़ बिहार में कितनी मजबूत होती चली जा रही है। रामविलास पासवान, जो कि किसी भी तौर पर उम्मीदवार के तौर पर नहीं थे, उन्हें 5% लोग पसंद करते हैं। जितेंद्र राम मांझी को लेकर 6% लोग मानते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, नंद किशोर यादव, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के बड़े कद्दावर नेता, उनको लेकर सिर्फ 3%। 10% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो कह नहीं सकते कि दरअसल किसे मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी देखें तो वो किसी भी हालत में कम होती वैसे दिखाई नहीं दे रही। 47% लोगों ने 16 दिसंबर के हमारे ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया था। 41% लोग 9 अक्टूबर के हमारे ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार को पहली पसंद मानते थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर 43% हो गया है। अगर आप इसी कंपैरिजन को लेकर सुशील मोदी के साथ खड़े हो तो आप देखिए 27%, 31% और 33% लोग, यानी कि जैसे जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता चला गया, वैसे वैसे सुशील मोदी भी एक तरह से एक स्वीकार्य नेता के तौर पर बनते दिखाई दिए। लेकिन अजय, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो गैप कम किया, जो 47% से 43% में आया है, इसमें पूरा दारोमदार नरेंद्र मोदी के कंधों पे जाता है। क्योंकि वो जो गैप था बीजेपी का, उन्होंने अपने लाखों वहां पर प्रेजेंट कर दिया कि साहब मैं इनकी जगह पे खड़ा हूं। और यही कारण है कि सुशील मोदी का ग्राफ हमारे ओपिनियन पोल के लिहाज से और आज के लिहाज से थोड़ा ऊपर उठा है।
तो ये भी नरेंद्र मोदी का कमाल है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 10% उन लोगों को छोड़ दे रहे हैं जो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के तौर पर कौन हो यह पसंद नहीं। भाई उन्हें नरेंद्र मोदी चाहिए। और सबसे बढ़िया एक तरह से आज नीतीश कुमार के सामने अगर कोई दूसरा आदमी खड़ा था तो वो नरेंद्र मोदी। और सबसे बड़ी बात है ये बीजेपी के लिए खामियाजा भी है। बीजेपी के पास नेता ना होना ये उनके लिए खामियाजा भी है। स्टेट लीडर के पर करेंगे एक बहुत विस्तृत चर्चा। हमारे साथ बने रहिए, लगातार आंकड़े और तथ्यों के साथ हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। अभी कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो आपको वाकई में चौंका कर रख देंगे। क्या नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव के साथ जाने की वजह से फायदा हुआ? क्या लालू प्रसाद यादव की पौबारा हो गई क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ आ गए? और क्या कांग्रेस के लिए बिल्ली के भाग से छीका फूटा वाकई में सार्थक हुआ? या फिर यूं कहें कि मांझी और कुशवाहा को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पूरे तरीके से बचा लिया? आइए इस पर करेंगे चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सबसे विस्तृत एग्जिट पोल। हमने 11,000 लोगों से बातचीत की है और अभी तक जो प्रारंभिक डेटा आ रहा है उसके आधार पर हम आपको यह बता सकते हैं कि महागठबंधन आगे चल रहा है। 1% वोट का फर्क दिखाई दे रहा है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। और यह अपने आप में जब सीटों के आंकड़े को आप लेकर चलें तो 120 से 124 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 115 से 119 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं और ये एक तरह से बहुत ही कड़ा मुकाबला इसे आप कह सकते हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ने से फायदा हुआ या नुकसान? आइए इस सवाल को जब हमने पूछा तो लोगों ने क्या कहा। सवाल हमने पूछा, नीतीश और लालू के गठबंधन अगर नहीं होता तो क्या होता? जेडीयू ज्यादा सीटें जीत सकती थी, 52% लोगों का यह मानना था। जेडीयू कम सीटें जीत पाती, 26% लोगों का मानना था। और कह नहीं सकते कि श्रेणी में 22% थे। यानी कि अगर आप देखें तो लालू प्रसाद यादव की छवि कितनी हानिकारक है बिहार में, यह प्रदर्शित होती है इस सवाल के साथ। यानी कि जेडीयू अगर खुद अपने दम पर चुनाव लड़ रही होती तो शायद हो सकता था कि उसे ज्यादा समर्थन मिलता दिखाई देता। लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत की जब बात करते हैं, आप पार्टी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप जब वोटिंग अलायंस की बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव की बैसाखी के बिना नीतीश कुमार की राह आसान नहीं थी। बिल्कुल, और इस तरह से हम समझ सकते हैं नीतीश कुमार ने अपनी इमेज को आगे रखा और लालू प्रसाद यादव ने जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक था, कास्ट अर्थमेटिक था, उसे अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई करने में वो बहुत हद तक सफल रहे। और ये दो कॉम्बिनेशन ने कहीं ना कहीं महागठबंधन को एनडीए गठबंधन से आगे करके दिखाया, जैसा कि एग्जिट पोल में जो निकलकर सामने आ रहा है। हम कुछ पलों के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद सबसे सटीक आंकड़ा आपके सामने आएगा, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वो 2 बजे तक के जो 11,000 लोगों से हमने बातचीत की है, उसके बाद जो हम आपको आंकड़ा दिखाएंगे वो 5 बजे तक का होगा, जो बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर सामने रख देगा बिहार का अगला सरमौर कौन बनेगा। जल्द हासिल होते हैं।